पाठ 24। निबंध लेखन। ऐसे राइटिंग। निबंध एक गद्य विधा है। किसी दिए गए विषय पर लिखने का जब कोई बंधन न हो, ऐसा लेख निबंध कहलाता है। इसमें विस्तार से किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने भावों व विचारों को व्यक्त करता है। निबंध लिखते समय हमें इसकी शब्द सीमा 200 से 225 में ही निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें भूमिका, विस्तार व उपसंहार अलग अलग अनुच्छेद में देना चाहिए। निबंध के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 1. विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान शब्द दो शब्दों वी और ज्ञान से बना है। वी का अर्थ है विशेष, अर्थात विश्व का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान ने स्वर्ग की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया है। जल, थल, वायु और पृथ्वी के गर्भ तक भी विज्ञान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न कर दिए हैं। विज्ञान ने अपने आविष्कारों के द्वारा मानव जीवन को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप आज हमें समुद्र की गहराइयां, पृथ्वी के गर्भ व अंतरिक्ष के रहस्य विदित हो रहे हैं। विज्ञान ने जहां एक ओर हमें यातायात के द्रुतगामी साधन दिए हैं, वहीं टेलीफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं प्रदान कर संचार माध्यमों में क्रांति उत्पन्न कर दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कार मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। अनेक रोगों का इलाज विज्ञान के द्वारा संभव हुआ है। कृत्रिम अंगों का निर्माण, प्लास्टिक सर्जरी जैसी आधुनिक जीवनदायी सुविधाएं हमें विज्ञान से ही प्राप्त हुई हैं। कृषि, शिक्षा, उद्योग, मुद्रण, आवास आदि क्षेत्रों में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। विज्ञान ने जहां मनुष्य को अनेक लाभकारी उपहार दिए हैं, वहीं विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी चीजें भी निर्मित की हैं, जो मानव जाति के लिए खतरा हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रभाव को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। अस्त्र शस्त्रों की अंधी दौड़ ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। मनुष्य की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा में वृद्धि हुई है। इससे मनुष्यों के मध्य अधिकतम पाने की अंधी दौड़ विकसित हो गई है। वास्तव में विज्ञान एक शक्ति है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उसका प्रयोग लाभ के लिए करता है या हानि के लिए। यदि वैज्ञानिक आविष्कार दूसरों को नुकसान देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो विज्ञान हमारे लिए हानिकारक है। यदि इनका प्रयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ये हमारे लिए लाभप्रद है। 2. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महात्मा गांधी का नाम न जानता हो। गांधी जी को भारतवासी प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे तथा माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली सादगी पसंद महिला थी। गांधी जी हाई स्कूल की परीक्षा पास करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। एक बार किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को अंग्रेजों की रंगभेद नीति का शिकार होना पड़ा, तो इन्होंने इसके विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने भारत की आजादी के आंदोलन की बागडोर संभाली। गांधी जी के नेतृत्व में भारतवासियों ने अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए।
वे अनेक बार जेल भी गए तथा देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। गांधी जी देश के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के समय हिंसा रोकने के लिए गांधी जी ने कई उपवास किए। गांधी जी भारत में रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। इनका जीवन देश को आजाद करवाने, अछूतोद्धार, ग्राम सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में बीता। गांधी जी ने लोगों से कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोसे नामक व्यक्ति ने अहिंसा और मानवता के इस पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दुख की बात थी कि अहिंसा के पुजारी की जिंदगी हिंसा से समाप्त हुई। उस समय सारा विश्व शोक में डूब गया। उनकी मृत्यु हमें एक संदेश दे गई, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आज भी गांधी जी की शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है और करती रहेंगी। गांधी जी हमेशा अजर, अमर और शाश्वत बने रहेंगे। 3. मेरा भारत महान। कविवर इकबाल की इन पंक्तियों से भारत का बच्चा बच्चा अवगत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसका अन्न जल खा पी कर हम बड़े हुए, उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। इसकी सुरक्षा के लिए हम प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा भारत ऋषि मुनियों तथा साधु संतों की पवित्र भूमि है। पौराणिक राजा दुष्यंत और शकुंतला के तेजस्वी पुत्र भरत के नाम पर इसका नामकरण हुआ। भारत कभी इतना वैभवशाली था कि सोने की चिड़िया कहलाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 अगस्त 1947 को हमने अपने महान सपूतों की कुर्बानी से आजादी पाई। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय इसके मुकुट की भांति सुशोभित है। दक्षिण में हिंद महासागर निरंतर इसके चरण पखारता है। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है। कश्मीर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ऊटी, माउंट आबू, शिमला, कुल्लू मनाली जैसे अनेक रमणीय स्थान इस देश की विरासत हैं। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यही श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई थी। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, दयानंद, गांधी जैसे कितने ही महापुरुषों ने यहाँ जन्म लेकर मानवता, सत्य, अहिंसा, परोपकार तथा निष्काम कर्म का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी धरती ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व की समूची मानवता को दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। धीरे धीरे हम अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में बुद्धि और भावना का संगम होगा, जहां लोग परस्पर स्नेह और भाईचारे के बल पर आगे बढ़ेंगे। तब बेझिझक कहेंगे सारे जहां से अच्छा भारतवर्ष हमारा। 4. अभ्यास का महत्व। अभ्यास का अर्थ है बार बार किसी कार्य को करना। कोई भी कार्य जब बार बार किया जाता है तो उसमें निपुणता प्राप्त होती है। निपुणता पूर्णता व पूर्णता स्थिरता प्रदान करती है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें अभ्यास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाने वालों की कमी नहीं है।
एकलव्य ने अभ्यास के बल पर धनुर्विद्या में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली थी कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का मुकाबला करने में भी समर्थ था। अभ्यास के बल पर ही निपट मूर्ख कालिदास संस्कृत के महान पंडित बन सके। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद निरंतर अभ्यास के बल पर ही इतनी सफलता अर्जित कर सके। विद्यार्थी जीवन में तो अभ्यास के महत्व को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। भाग्य के भरोसे रहने वाले विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते। जो निरंतर अर्जित ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे अत्यंत निपुण हो जाते हैं व उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा, खेलकूद, संगीत, कला आदि कोई भी क्षेत्र हो, निरंतर अभ्यास से लक्ष्य की सिद्धि संभव है। अभ्यास के बल पर मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बन जाते हैं। अभ्यास के संबंध में एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास से जड़ व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। 5. ग्रीष्म ऋतु। भारत देश विभिन्न ऋतुओं का देश है। यहाँ विभिन्न ऋतुएं बारी बारी से आती हैं व इसकी शोभा बढ़ाती हैं। वसंत ऋतु के बाद आने वाली ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। गर्मी की ऋतु सर्वाधिक कष्टकारी ऋतु मानी जाती है। गर्मी में सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणें बिखेरते हैं। उनकी गर्मी तन को झुलसाने वाली होती है। ईंट व कंक्रीट से बने भवन भी आग बरसाने लगते हैं। तारकोल पिघलकर सड़कों को चिपचिपा कर देती है। नंगे पैर कुछ कदम भी चलना दूभर होता है। इस ऋतु में प्यास व पसीने से जन जन व्याकुल हो जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। पशु पक्षी स्वयं को असहाय समझने लगते हैं। मानव पानी के लिए त्राही त्राही करने लगते हैं। नदियों व सरोवरों के जल में कमी होने लगती है। तालाब, पोखर, कुएं सूखने लगते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह शाम ही घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। पानी, शरबत की बहार आ जाती है। वातानुकूलन यंत्र ठंडक बरसाने लगते हैं। पशु पक्षी अपने आश्रय स्थलों में दुबके रहते हैं। आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आड़ू आदि गर्मियों में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो वह हमें बहुत राहत देती है। गर्मी की ऋतु हमें ये पाठ पढ़ाती है कि हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। दुख के बाद सुख अवश्य आता है। गर्मी हमें दुख के बाद मिलने वाले सुख का संकेत देती है। हर ऋतु की अपनी अपनी विशेषता और अपना महत्व होता है। ग्रीष्म ऋतु गरीबों के लिए वरदान होती है, वे जहाँ चाहे वहाँ सो सकते हैं। अमीर लोगों के लिए गर्मी की ऋतु कम आकर्षक होती है। हमें हमेशा बढ़ते तापमान के बारे में विचार करने के साथ साथ उस पर सकारात्मक रूप से कार्य भी करना चाहिए। गर्मी में आराम देने वाले साधनों के माध्यम से इस मौसम का आनंद उठाना चाहिए। 6. आतंकवाद। देश में आतंकवाद के चलते पिछले 5 दशकों में 50,000 से भी अधिक परिवार प्रभावित हो चुके हैं। कितनी ही महिलाओं का सुहाग उजड़ गया है। कितने ही माता पिता निस्संतान हो चुके हैं तथा कितने ही भाइयों से उनकी बहनें बिछुड़ चुकी हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसी आतंकवादी दानव की क्रूरता का शिकार बने। इनके अलावा बहुत से देशभक्त आतंकवाद का शिकार बन चुके हैं। दरअसल आतंकवाद किसी एक व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए कलंक है। हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में यह इतनी तेजी से फैल रहा है कि यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया और मानव सभ्यता के लिए विनाश का कारण बन सकता है।
शाब्दिक अर्थों में आतंकवाद का अर्थ भय अथवा डर के सिद्धांत को मानने से है। दूसरे शब्दों में, भययुक्त वातावरण को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु तैयार करने का सिद्धांत आतंकवाद कहलाता है। विश्व के समस्त राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसके दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं। रावण के सिर की तरह एक स्थान पर इसे खत्म किया जाता है तो दूसरी ओर एक नए सिर की भांति उभर आता है। कहा जाता है कि अनेक नेता जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए आतंकवाद का समर्थन किया, बाद में वे भी इसके दुष्परिणाम से नहीं बच सके। पूरी दुनिया में छोटी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना कश्मीर आज भय और आतंक का पर्याय बन रहा है। खून खराबा, मार काट आदि घटनाओं से ग्रस्त ये प्रदेश 5 दशकों से पुनः अमन चैन की उम्मीदें लिए है। आतंकवाद के कारण यहाँ का पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों की संख्या में लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। विगत वर्षों में इस आतंकवाद ने कितनी जानें ली हैं, कितने सैनिक शहीद हुए हैं, इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। चूंकि यह आतंकवाद एक सुनियोजित अभियान के तहत चलाया जा रहा है, इसलिए इसकी समाप्ति सरल नहीं है। आतंकवाद के चलते खलनायकों को नायक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल निरीह लोग ही इसकी गिरफ्त में आते हैं। आतंकवाद ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए तथा अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। आतंकवाद मानव सभ्यता के लिए कलंक है। उसे किसी भी रूप में पनपने नहीं देना चाहिए। विश्व के सभी राष्ट्रों को एक होकर इसके समूल विनाश का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकें।